all, I'm Dikshita Tewai, Digital Events and Social Media Coordinator. I'm welcome you on behalf of EdPrime. So it's a source of great satisfaction for us to have put together a series of digital events for our guests from all around the country as well as school partners. In this, the second of events will look at the mission to a safer society for women. And I extend a warm welcome to our senior consultant, events, creative content, communication and outreach, Mrs. Angeline Chauhan, as she talks to Colonel Rohit Mishra. Thank you, Dikshita. सुप्रभात, नमस्कार, एडप्राइम की ओर से मैं मिस अंजलि चौहान आप सभी प्रिंसिपल्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ for today's digital event, specially curated by EdPrime, your smart school partner. At EdPrime, it is our endeavor to broaden the horizon, not just for academic learning. We also hope to ensure that all stakeholders, यानी हितधारक, school छात्र और साथ ही माता-पिता benefit from a wide range of discussions on a variety of topics. हम ये भी सुनिश्चित करने की आशा करते हैं कि सभी विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा से आप सभी लाभान्वित होंगे. We encourage you to please look up EdPrime's website as well as book a demo. All details are available on our social media pages. Do like and share. Today we talk about an important issue, one that we need to address, perhaps even more than careers and academics, the safety of our daughters in the social environment we live in. अगर आप इन आंकड़ों पर ध्यान देंगे तो इनसे पता चलेगा कि असामाजिक तत्वों के कारण हमारी बेटियां कितनी असुरक्षित हैं. क्या समाधान है कि हम बेटियों को घर में रखें, उनके लिए हर कदम पर पहरेदारी करें या फिर उन्हें अपनी सुरक्षा करने में सक्षम बनाने में मदद करें. Ladies and gentlemen, and our young friends, here to help us find an answer to all these questions and more is our guest today. It is an honor to introduce to you a brave soldier who served our motherland from the Kumar Regiment and now continues to serve India by teaching her daughters to protect themselves. Colonel Rohit Mishra, an honor to have you with us, sir. I welcome you to please take over the session from now on. Thank you so much, Angeline. Lovely to be here. Thank you, EdPrime. To thank EdPrime for having me over. बहुत कम समय मिल पाता है आप लोगों से सबसे बात करने का, और वो भी एक इस टॉपिक पे जो कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन के ऊपर है. अनफॉर्चुनेटली क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में हम लोग सब बहुत बातें जरूर करते हैं, लेकिन इसको समझते हम लोग बहुत कम हैं. और मैं चाहूंगा कि थोड़ा हम लोग हटकर इस चर्चा को चलाएं. अगर किसी को किसी भी टाइम पे लगता है कि कोई सवाल पूछना है तो मेरे को उसी टाइम रोक लीजिएगा. जरूरी नहीं है कि हम पूरा मोनोलॉग खत्म हो जाए और उसके बाद मेरे से कोई सवाल पूछा जाए. लेट्स ट्राई टू मेक इट एज इंटरेक्टिव एज पॉसिबल. जितना भी इस पे इंटरेक्शन किया जा सकता है, लेट्स जस्ट ट्राई टू मेक इट एज इंटरेक्टिव. हैविंग सेड दैट, ऐसा क्यों है कि मिशन फाइट बैक हमको शुरू करना पड़ा? मिशन फाइट बैक शुरू करने का हमारा एक मेन कारण, एक मेन मुद्दा ये था कि जब हमने देखा कि हमारे देश में एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा चर्चित है लेकिन उसके बारे में कोई कुछ करना नहीं जा रहा. दैट इज रेप्स, मोलेस्टेशन, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन. अभी जो आपके सामने ये प्रियम्बल में आंकड़े दे रखे हैं, 2014 में हमारे यहाँ देश में 103 रेप थे on a daily basis. उसके बाद 95 rapes a day started happening in 2015, 106 रेप in 2016 और 120 रेप 2017. अगर इसी चीज को मैं अगर 2013 और 2012 पे लेके जाऊंगा तो ये फिगर ऊपर नीचे होते रहते हैं. कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? ये जितने भी क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन होते हैं, स्पेशली जो क्राइम्स होते हैं, ये आप लोगों को जान के बहुत आश्चर्य होगा. ये क्राइम 2 साल से बच्चों से लेके 24 साल तक की लड़कियों के साथ सबसे ज्यादा होते हैं. और जो भी क्राइम औरतों के खिलाफ किए जाते हैं उसमें 95%
95% जो क्राइम होते हैं उन लोग द्वारा किए जाते हैं जो इन बच्चियों को या इन औरतों को पहचानते हैं। अब मेरे को नहीं मालूम कि यहाँ पर कोई पेरेंट्स भी हैं इस वेबिनार में, बट आई एम श्योर जो भी अडल्ट्स है, वी आर ऑल पेरेंट्स। हम लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं या हम लोग स्कूल में क्या शिक्षा देते हैं? इफ एनी टीचर इज हियर, उनको मालूम होगा, हम सब बच्चों को ये बताते हैं, बेटा स्ट्रेंजर से बात मत कीजिएगा। कोई भी स्ट्रेंजर अंकल आएंगे या कोई भी ऐसा आदमी है जो जिसको आप जानते नहीं, उससे टॉफी मत लेना, आप उससे कुछ मत लेना, उसके साथ जाना नहीं। व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड इज कि इस तरीके के जो लोग हैं जिनको हम स्ट्रेंजर्स बोलते हैं, वो हमारी सोसाइटी में हमारे एक एज ए इंडिविजुअल पर्सनालिटी के साथ सिर्फ 5% लोग होते हैं। सो दिस इज लाइक टीचिंग अ चाइल्ड कि बेटा आपने सिर्फ ना ये 5% के लिए आपने पढ़ाई करनी है, अब 95% के लिए पढ़ाई मत करो। जब पढ़ाई आती है हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 95% लेकर आओ, लेकिन जब अपने बच्चों की सेफ्टी के बारे में आते हैं हम उनको सिर्फ स्ट्रेंजर्स के बारे में बताते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये जो 95% की जो हम बात कर रहे हैं ये हमारे घर और हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वर्कशॉप की थी यहीं देहरादून में। वर्कशॉप खत्म होने के बाद अलग अलग टाइम पे दो पेरेंट्स आए जिन्होंने मेरे से बातचीत करना शुरू की, और वो लोग मेरे से पूछना चाह रहे थे लेकिन ओपनली खुल के ये नहीं मेरे को बता पा रहे थे कि ये घटना उनके घर में उन्हीं के किसी रिश्तेदार द्वारा उन्हीं के बच्चे के ऊपर की जा रही है। तो वो मेरे से थर्ड पर्सन में बात कर रहे थे। So it didn't take long to understand what exactly they were trying to know from me. बट प्रॉब्लम उन दोनों पेरेंट्स के साथ अलग अलग वही समस्या थी कि कोई उनके अपने करीबी, कोई उनके अपने घर वाला उनके बच्चों को, उनकी बच्ची को तंग कर रहा था, लेकिन वो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि नंबर एक, उनको सोसाइटी का डर लग रहा था। नंबर दो, लोग क्या कहेंगे, कहीं बच्चे ने तो गलती नहीं की तो इससे क्या, वो क्या करना शुरू कर दिया उन्होंने। द फर्स्ट साइकोलॉजिकल नेचुरल इंस्टिंक्ट इज, कहीं हमारे बच्चे ने तो गलती नहीं की, कहीं हमारे बच्चे से तो समझने में गलती नहीं हुई है। तो हम लोग विक्टिम को ही फर्दर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, और जो भी चीज हमको बहुत अनकंफर्टेबल लगती है हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते, हम उस चीज को छेड़ना नहीं चाहते। सो व्हाई दिस, और ये जो मैं आप लोगों को आंकड़े दिखा रहा हूं ये सरकारी आंकड़े हैं जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा हम लोगों ने लिए हैं। इन एनी क्राइम अगेंस्ट वुमेन दैट हैपेंस इन आवर कंट्री, 95%, Dikshita, if you could just go back to the slide, the previous slide, I like to break down this 95% further. अब इस 95% में जो हमारे कंट्री में है, 27% जो परपेट्रेटर्स होते हैं वो आपके पड़ोसी होते हैं या आपके मोहल्ले के लोग होते हैं। 22% वो लोग होते हैं जो लड़कियों से शादी करने का वादा करते हैं और उसके बाद फिर वो उनसे शादी नहीं करते, दे यूज द वुमेन इमोशनली एंड फिजिकली। 9% अभी आंकड़ा बढ़ चुका है, क्लोज एंड इमीडिएट फैमिली मेंबर, आपके चाचा, आपके मामा, आपके फादर के पार्टनर्स, आपके फादर के दोस्त, मदर के दोस्त, कोई भी इस तरीके के जो बहुत ही करीबी पारिवारिक लोग होते हैं, इंक्लूडिंग ब्रदर्स, कजिन ब्रदर्स, लिव इन पार्टनर्स और स्पाउसेस, जस्ट दिस थिंग। अदर नोन पर्सन इज 21%। तो ये जो मैंने अदर नोन बिजनेस पार्टनर्स बोला या कोई अंकल बोला जो आपसे इमीडिएटली रिलेटेड नहीं है लेकिन जिनका आपके घर में आना जाना काफी है, वो दैट मेक्स 21%। 5% are strangers. 5% are strangers. 14% जो अनआइडेंटिफाइड पर्सन है, these are the people जिनको की विक्टिम जानबूझ के बताना नहीं चाहता कि ये कौन लोग हैं, बट अगेन करीबी लोग हैं। तो इफ यू रियली सी, स्ट्रेंजर्स तो सिर्फ 5% है, और हम लोग बच्चों को क्या बताते हैं कि बेटा स्ट्रेंजर से बच के रहो। हमको तो अपने बच्चों को ये सिखाना कि बेटा सबसे बच के रहो, बट वी टेल देम ओनली अबाउट दिस 5%. In the year 2016, 2,116 girls between the age of 0 and 12 were raped. 0 and 12. 0 means a child who's just born. That is the condition of the demented mind that we have in our society. लेकिन ये प्रॉब्लम शुरू कहां से होती है? ये प्रॉब्लम हम लोग ये नहीं समझते कि ये प्रॉब्लम हमारे अपने घर से शुरू होती है।
आप घर से कहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू होती है? प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जब हम अपने लड़कों को एजुकेट नहीं करते हैं कि बेटा आपको एक औरत की रेस्पेक्ट करना है, आपको एक लड़की की रेस्पेक्ट करना है, आपको अपनी सिस्टर की रेस्पेक्ट करना है। मैं कोविड शुरू होने से पहले मेरा राजस्थान आना हुआ था। मियो बॉयज और मियो गर्ल्स में मैंने एक वर्कशॉप की थी, लेकिन उससे पहले मैंने एक स्कूल और था जो जयपुर के ही आसपास कहीं का स्कूल था। तो वो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास को केटर करता था, जयपुर शहर से कुछ बाहर। वहां जाके मेरे को एक नई प्रॉब्लम पता चली, जो कि मेरे को देश के किसी और हिस्से में नहीं पता चली थी। वहां की प्रॉब्लम ये थी कि जो भी लड़की जिसकी भी शादी होने वाली है, और अगर वो 2 या 3 बहनें हैं, तो एक ही टाइम पे इर्रेस्पेक्टिव कि उस लड़की की एज क्या है, उसकी शादी कर दी जाती है। अगर लड़की 7th में भी है तो भी शादी कर दी जाती है, 10th में है तो भी शादी कर दी जाती है, 12th वाली की तो शादी हो ही रही है। रीजन बीइंग कि एक तरीके से देखा जाए तो उनको ये लगता है कि भाई हमारी सरदर्दी खत्म हो गई, अब हमने इसकी शादी कर दी। भगवान ना करे इसके साथ कुछ होगा तो भाई हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंशियल। मैंने उनके कुछ पेरेंट्स से पूछा, तो मैंने आप इतनी छोटी बच्चियों की शादी क्यों कर रहे हैं? नंबर 1 तो ये क्राइम है। तो उन्होंने बोला सर ये क्राइम नहीं है। मैंने पूछा कैसे क्राइम नहीं है? कहते हैं कि नहीं, हम लड़कियों की शादी कर देते हैं, लेकिन हम लड़कियों को ससुराल तभी भेजते हैं जब वो 18 साल से ऊपर की हो जाती है। तो ऐसे लेकिन लड़के लड़कियों के फिर कोई मिलने में रोक टोक होता है? कहते हैं सर कोशिश हम करते हैं, लेकिन वो तो फिर जवाई सा है, वो तो आके मिल सकते हैं, और हम भी कितना कंट्रोल कर लेंगे? सर हमने तो लड़कियों की शादी कर ली। सो बेसिकली फाइनेंशियल फाइनेंशियल नीड की वजह से राजस्थान में भी आप 3-4 बहनों की शादी एक साथ उसी परिवार में या उसके आसपास के परिवार में कर देते थे, जिससे क्या है कि उनको आगे मतलब खर्चा ना करना पड़े, नॉट रियलाइजिंग कि इसकी हमारे ऊपर कॉनोटेशंस क्या होती है। नाउ ऑल दीज क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन दैट एक्चुअली टेक्स प्लेस, इसमें सबसे ज्यादा जो अहमियत वाली चीज होती है, जो मैं कह रहा था, जो हमारे अपने लड़कों को जो हम एजुकेट नहीं करते। हम रक्षाबंधन का त्योहार करते हैं, क्यों? रक्षाबंधन का त्योहार हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम बोलते हैं बेटा तुम्हारा काम है तुम्हारी बहन की रक्षा करना। अब वो लड़का 2 साल का भी है और उसकी बहन अगर 6 साल की है, 8 साल की है, 10 साल की है, लेकिन एक जिम्मेदारी भाई की बना दी जाती है कि भाई तुमको अपनी बहन की रक्षा करना। जबकि जरूरत पड़ने पे बहन बड़ी होने के कारण अपने भाई की भले ही रक्षा कर ले, भाई इतनी जल्दी रक्षा नहीं कर पाएगा। हम लोगों ने कभी अपनी लड़कियों को इस चीज की शिक्षा ही नहीं दी कि बेटा तुमको अपनी रक्षा खुद करनी है। अगर आप इतिहास पढ़ के देख ले, जो भी हमारे वेस्टर्न बॉर्डर स्टेट्स से पूरे इन्वेजन वहीं होते थे। कभी हम लोगों ने इस चीज की कोई लड़कियों को शिक्षा नहीं दी कि हम उनको तीरंदाजी सिखा दें, हम उनको तलवार चलाना सिखा दें, अपनी रक्षा करना सिखा दें। हमने उनको ये बोला लड़के लड़ेंगे, तुम्हारी इज्जत के लिए लड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो जौहर करेंगे। हमने उनको कभी ट्रेनिंग नहीं दी किसी चीज की, और इतिहास से भी हमने कुछ नहीं सीखा। और आज की तारीख में भी हम एजुकेशन के पीछे इतना ज्यादा पड़े। एजुकेशन ऑफ कोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट गेट मी रॉन्ग ऑन दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज उस एजुकेशन का क्या फायदा अगर कोई लड़की अपने आप को बचा ही ना पाए। हमारे देश में लड़की पैदा होते ही हम उसकी शादी की तैयारी करना शुरू कर दें कि लड़की की पैदा हो गई, 18 की होगी तो उसका सो एंड सो एजुकेशन हो जाएगी, उसकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाएगी। शादी हो जाएगी, पराया मतलब हमारा घर पराया हो जाएगा, वो पराया धन है, हम तो किसी और के फिक्स डिपॉजिट को अपने घर पे रख के बैठे। पराया धन। एक लड़की को पहले से ही बता देना कि तुम्हारा काम शादी करना है, और तुम पहले से पराया धन हो, तुम किसी और के हो। हम तुम किसका पराया धन हो अगला 18 साल हम उस चीज पे लगाएंगे ढूंढने के लिए कि तुम किसका पराया धन। और जब हमने वो पराया धन किसी और को दे दिया, तो उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है। नाउ ये जो पराया धन वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या हमने कभी भी किसी भी बच्चे को ये सिखाया कि बेटा जब तुम्हारी शादी होगी तुम उस घर में चली जाओगी, अगर तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है, तो तुमको अपने आप को प्रोटेक्ट किस तरीके से करना है, आपको अपने आप को बचाना किस तरीके से। हम नहीं सिखाते तो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल रेप, इस तरीके की चीजों के हमारे देश में कोई जगह नहीं, कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता।
हजारों केसेस आते हैं जहां पर लड़कियों को शादी के बाद, चाहे हस्बैंड अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, चाहे कुछ पी खाकर लड़कियों के साथ मार पिटाई करता है, किसी भी करता है, उनका कोई लीगल सोलेस नहीं है। जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था तो मैं एक पुलिस थाने गया था जहां पर एक लेडी अपने हस्बैंड के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आई थी। उस रिपोर्ट में उसने बोला कि सर ये बहुत मार पिटाई करता है और अब मेरे से सहन नहीं होता, और उनकी 16 साल की शादी हो रखी। तो पुलिस उसको वहां पे मेरे सामने बैठा के सिर्फ इसी चीज की बार बार उसको बताने की कोशिश कर रही थी कि देखिए मैडम, इसका तो कुछ नहीं होने वाला, हम इसको हफ्ता रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा बोलोगे तो 2 हफ्ता रखेंगे, उसके बाद तो ये वापस आएगा तो ये आपको और मारेगा, क्योंकि ये गुस्से में होगा। तो यू नो व्हाट द लेडी सेड, उसने बोला 16 साल की हमारी शादी हो गई, मैं 16 साल से पिट रही हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अगले 16 साल मेरी तो जिंदगी बस पिटने के लिए बनी है। माँ बाप के घर जा नहीं सकती, वो बोलते बेटा हमने तुम्हारी शादी कर दी, अब तुमको जो है तुमको ही सहन करना है, तुमको अपना गृहस्थी चलानी है। अपने वो सास ससुर के पास जाती है, सास ससुर बोलते बेटा ये तो किसी तरीके से घर की बातें हैं, घर की समस्या है, इसको घर में ही सुलझाओ। कैसे सुलझाओ जब वो लेडी रोज पिट रही है अपने हस्बैंड से। तो मैं बीच में खड़ा हुआ, मैंने बोला मैम एक सवाल आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, 16 साल से आप पिट रहे थे, आज क्यों आए? तो शी सेज आज मैं इसलिए क्योंकि कल रात को पहली बार इसने मेरे 8 साल के बेटे के ऊपर हाथ उठाया। सो उसकी ममता जागी अपने बेटे के लिए। खुद 16 साल से पिट रही है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसको पता है उसकी मदद करने वाला कोई नहीं। तो मैंने बोला तो 8 साल के बेटे के ऊपर हाथ उठाया तब क्यों? कहते क्योंकि मेरा फ्यूचर ये बेटा है। मैं अपने फ्यूचर का, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं पर आगे जाके जब ये मेरा बेटा बड़ा होगा, शायद मेरी लाइफ में चीजें थोड़ी बेटर होगी। तो बस एक वो रोशनी के सहारे मैं पिटती भी हूं, मैं सहन भी करती हूं, और मैं किसी के पास नहीं जाती। तो आई सेड आपने इसको डिवोर्स क्यों नहीं किया? आप इसको डिवोर्स दे सकते थे, आप इससे दूर रह सकते थे, आप तो एजुकेटेड हो, बिकॉज शी वॉज टॉकिंग इन इंग्लिश। तो शी सेज इस एजुकेशन का क्या फायदा है कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी जब मैं 19 साल की थी, उसके बाद से मैंने काम ही नहीं किया है, और अब मैं 35 साल की हो गए, कौन मेरे को नौकरी देगा, कौन मेरी मदद करेगा? वेयर इज माई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? क्योंकि मेरे को तो कभी घर छोड़ के जाने का वो ही नहीं दिया। मेरे को घर की लक्ष्मी बोलते जरूर है, सवेरे मैं लक्ष्मी हूं और शाम को मैं पिटती हूँ। मैं आज की तारीख में बाहर जाऊंगी तो मैं ग्रेजुएट होने के बावजूद भी मैं चूल्हा चौका से ज्यादा किसी और का कोई काम नहीं कर पाऊंगा। अब इस तरीके की अगर व्यथाएं हमारे कंट्री में चल रही है, तो व्हाट विमेन एम्पावरमेंट डू वी टॉक अबाउट? और ये सब चीजें होती ही इसलिए हैं क्योंकि हमने अपने लड़कों को कभी इस चीज की ट्रेनिंग ही नहीं दी कि हम लड़कियों की रिस्पेक्ट करें, और हमने कभी अपनी लड़कियों को इस चीज की ट्रेनिंग नहीं दी कि कल को अगर तुम्हारी शादी भी हो जाए और किसी ने अगर तुमको थप्पड़ मारा तो तुम अपने आप को कैसे बचा सकते हो, तुम उस चीज को कैसे रोक सकते हो। और ये सब चीजें मैं स्ट्रीट सर्वाइवल जरूर सिखाता हूँ, मैं इंडियन आर्मी से जरूर आता हूँ, लेकिन लड़ना सबसे आखिरी चीज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मेरे को लगता है कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्कूल में ही सिखानी चाहिए, चाहे वो बच्चा यूकेजी में हो, चाहे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, चाहे वो 10th में पहुंच गया, चाहे वो स्कूल पास आउट करने वाला, दैट इज स्पीकिंग अप। अगर आपने बच्चों को सिखा दिया कि बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो, यू हैव टू स्पीक अप। अगर आपको कोई तंग कर रहा है, स्पीक अप। और स्पीक अप से मतलब है बोलो उसके बारे में, बातचीत करो उसके बारे में, अपने पेरेंट्स को बताओ, अपने टीचर्स को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, फलाना फलाना लड़का या फलाना फलाना कोई मेरे को तंग कर रहा है जिसकी वजह से मैं अनकंफर्टेबल हूं। और तंग करने का मतलब सिर्फ थप्पड़ मारना या फिजिकल हार्म करना नहीं होता। बहुत बार इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं जहां पर आपको लगता है कि आप अनकंफर्टेबल हो किसी एक चीज को लेके। जैसे कोई अंकल है, वो जबरदस्ती आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती, चाहे वो आपके पेरेंट्स के सामने क्यों ना हो, वो आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको यहाँ किस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको गलत तरीके से छू रहे हैं, और अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो उसके बारे में बात करो। This is the first thing that needs to be taught in any educational institute, that the children will should learn how to speak up.
और एजुकेशन इंस्टीट्यूट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और होती है कि जब वो बच्चों को सिखा रहे हैं कि आप बोलो, उसी टाइम उनके छोटी छोटी वर्कशॉप्स अपने स्कूल के उन पेरेंट्स के साथ भी करनी चाहिए जिनके बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। पेरेंट्स की एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। जहां बच्चे को आप बोल रहे हैं स्पीक अप, वहीं पेरेंट्स को सिखाइए लिसन टू योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों की बात तो सुनो, बच्चा क्या बोल रहा है, क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा है, उसको किस चीज से तकलीफ हो रही है, व्हाट इज द चाइल्ड अनकंफर्टेबल विद। एग्जैक्टली लाइक जो मैं आपको थोड़े टाइम पहले बता रहा था कि दो पेरेंट्स मेरे पास आए जो मेरे से बात करने की कोशिश कर रहे थे, वो मेरे को एक थर्ड पर्सन में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके घर में है। और मुझे समझ में आ रहा है कि वो अपने घर की बात बता रहे हैं, लेकिन वो उस चीज को एड्रेस नहीं करना चाह रहे। वो अपने बच्चे की सुन रहे हैं लेकिन उस बच्चे को समझ नहीं रहे। बच्चा बार बार बोल रहा है कि मेरे को फलाने अंकल से डर लग रहा है, मेरे को फलाने अंकल पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी जब भी वो अंकल आते हैं तो हमको कहीं ना कहीं एम्बैरेसिंग लगता है कि अगर हमारा बच्चा उनको नमस्ते नहीं बोल रहा, हमारा बच्चे को अगर वो हक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ही उस बच्चे को बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं, ये तो अंकल है, यू नो व्हाई डोंट यू हग द अंकल बैक। नॉट रियलाइजिंग कि उसमें उस बच्चे को क्या अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। चाहे कुछ भी ना हो, अगर बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, देन नोबडी हैज द राइट टू टच द चाइल्ड और द यंग वन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। ये पेरेंट्स का को सिखाना बहुत ही निहायत ही जरूरी है। और ये बीड़ा सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उठा सकते हैं। सो स्पीकिंग अप एंड लिसनिंग अप आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नीड्स टू बी टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं किसी भी आई डू नॉट नो मैम, यहाँ पर कोई टीचर है, अगर कोई टीचर है तो दे कैन प्लीज अनम्यूट देमसेल्व्स और जस्ट रेज देयर हैंड एंड आंसर माय क्वेश्चन। अगर मैं कुछ इस वक्त सवाल पूछना चाहूँ तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा, जो भी अगर यहाँ पर टीचर है, अपने अपने स्कूल में वो ऐसी कौन सी चीज है जिससे वो लड़कों को एजुकेट करते हैं कि लड़कियों से किस तरीके से व्यवहार किया जाए? एनीबडी है? Anybody here can raise their hand and if they can answer me. Good morning, sir. Yes, ma'am. So, am I audible? Absolutely. Sir, actually, like we are teaching in co-ed school. So basically, we are teaching students that sitting with a girl or sitting with a boy is very normal. Like Right. personally, what I felt, the gap of 2 years, the COVID year, student are forgetting that they are studying in co-ed. I'm talking in general, they are studying in co-ed, and sitting with a girl or sitting with a boy is very normal. That if you're talking to a girl like a friend or talking to a boy like a friend, it is normal. It is not nothing, uh, like not a big deal. And So, Deepa, ma'am, what happened before COVID? What used to happen before COVID? sir, before COVID, it was like that. Like when we were in school or when we were teaching before COVID, इन जूनियर क्लासेस इट्स लाइक वी आर अलाउइंग देम, ओके ठीक है आप दोस्तों के साथ बैठ जाओ, आप जिसके साथ आपको अच्छा लगे वहां बैठ जाओ। बट जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं हम ये चीज उन लोग को ड्रॉबैक कर देते हैं, हम उनको अपने अकॉर्डिंग सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं कि आप इस तरह बैठिए, आप उस तरह बैठिए। इट्स लाइक Exactly. You answered what I wanted to hear. But क्यों करते हैं आप ये? सर क्यों करते हैं, बिकॉज वी फील, मतलब अब हमको ऐसा लगता है कि अगर वो फॉर एग्जाम्पल अगर बॉय गर्ल साथ बैठ रहा है तो वो पूरी क्लास उस चीज को इस तरह प्रिटेंड करती है दैट इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, दैट देयर इज समथिंग और समथिंग दैट इज नॉट गुड, which is very bad. So like what I saw, what I observed is nowadays everyone is letting कि ठीक है आपको जिसके साथ बैठना है आप बैठ जाओ, और जैसे गर्ल साथ बैठ रहे हैं they are not comfortable sitting with boys, which is not good, according to me. Very correct. Very correct. I'll just give you an example. आपने बोला कोविड से पहले और कोविड के बाद। कोविड से पहले मैं एक बैंगलोर के स्कूल में गया था, which was a very high end Cambridge international school. I mean, it was a Cambridge, this thing, it was an international school following the Cambridge curriculum. तो वहां पे जो प्रिंसिपल थे और जो डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरे को बोला कि कौन साहब आप एक काम कीजिएगा,
आप ये पूरे बच्चे बैठे हैं, आप इनका लेक्चर ले लीजिए। इसे इसी आपने यहाँ सेकंड स्टैंडर्ड से लेके फिफ्थ स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड बैठा रखे हैं। मैं जो 12th के बच्चों से बात कर रहा हूँ, मैं छोटे बच्चों से बात नहीं कर सकता। बट सो व्हाट आई डू इज, मैं आज पूरा दिन आप ही को डेडिकेट करता हूँ। मेरे को बैचेस में बच्चे भेजिए। मान लीजिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के अभी आ गए, फिर 6 से लेकर 9th के, 6 से 8th के अब आ गए, 9 से लेकर 12th के मैं तीसरे करूँ, नॉट अ प्रॉब्लम, आई स्टे हियर। ये बैंगलोर की बात है, विच इज अ वेरी प्रोग्रेसिव कॉस्मोपॉलिटन सिटी। उस दिन मेरे को एक चीज रियलाइज हुई, दिस इज जनवरी ऑफ 2020 आई गेस, इफ आई एम नॉट टू रॉन्ग। उस दिन रियलाइज हुआ कि जब पहले बच्चे आए करने के लिए, तो वो लाइक सेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के बच्चे आए होंगे। सब हंसते खेलते हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, लड़के लड़के एक साथ बैठे हुए हैं। मैं कुछ पूछ रहा हूँ उनके साथ, सब उनके स्कूल ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे, मैं उनके साथ माइक जाके वो बैठा हुआ, 3-4 लड़के बैठे। मतलब जब मैंने उनको कोई छोटी मोटी हल्की सी सेल्फ डिफेंस की ट्रिक सिखाई, तो 2 लड़कियों ने एक लड़के को मार दिया, थिंक लाइक दैट। मतलब हंसी उस पर चल रहा था। देन जब मेरा सेकंड सेशन हुआ, 6 स्टैंडर्ड से लेके 8 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, लड़के लड़कियां फिर आए, फिर वो आपस में बैठे हुए हैं। लेकिन अब यू कुड सी कि वो जिस तरीके से हंसी टटोला कर रहे थे, जिस तरीके से खेल रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, एक दूसरे को वो कर रहे थे, वो थोड़ा देयर वाज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कंस्ट्रेंट। बच्चों से ज्यादा मैंने उस टाइम जो टीचर्स है उनकी नजरें और उनके एक्शन की तरफ देखा। जब वो छोटे बच्चे आए तो टीचर खुद भी हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे क्लास बड़ी हो रही थी, तो टीचर के एक्सप्रेशन और हाव भाव वो बिल्कुल बदल रहे थे। उनकी नजरें थी कि कौन किससे बात कर रहा है, कौन किसके साथ बैठा हुआ है, कौन क्या कर रहा है। मतलब सो दैट वाज द जनरल एयर। अगर किसी ने ज्यादा बोल दिया, अगर किसी ने कर दिया, तो इससे पहले कि मैं उस बच्चे से बोल पाऊँ, टीचर अपना डिसिप्लिन ज्यादा उसको कर रहे थे। एंड देन द वर्स्ट थिंग हैपेंड। 9वीं से लेकर 12वीं तक के जब बच्चे आए, तो इंडिया पाकिस्तान की तरह आए। लड़कियां राइट साइड चली गई, लड़के लेफ्ट साइड चले गए, बिना टीचर के बोले। जो बच्चा 8th स्टैंडर्ड तक साथ बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे, 9th स्टैंडर्ड में आते ऐसा क्या हुआ कि लड़कियां लेफ्ट गए, लड़के राइट गए? ये डिस्पेरिटी हम लोगों ने क्यों क्रिएट कर दी? और उसके बाद फिर स्कूल टोल्ड मी टू बी देयर अगेन इन द स्कूल फॉर जेंडर इक्वालिटी डे, व्हिच वाज एक्चुअली अ पैराडॉक्स। आप स्कूल में जेंडर इक्वालिटी की भी बात करना चाह रहे हैं, और सबसे पहले आपने जेंडर्स को दोनों को अलग कर दिया। सो मैंने बाद में टीचर से पूछा, मैंने क्यों किया आपने इस चीज को? कहते नो सर, they're growing up, they're adolescent, and sir, they will have affairs, and they will have this thing, sir. मैंने they will have a romantic this thing with each other even outside the school. So then that is not a problem, sir, as long as they're in the school. Which is very regressive thinking for a very progressive school. Again a paradox. कि आप स्कूल को तो बहुत प्रोग्रेसिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो सोच है वो अभी तक वहीं पर है। और ये सोच हमारी तब तक वहीं पर रहेगी जब तक हम लड़के लड़कियों में भेदभाव करते रहेंगे, जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे कि एक नेचुरल प्रोसेस है जो हजारों साल से चला आ रहा है, जो ना आप चेंज कर सकते, ना मैं चेंज कर सकता। देयर विल बी अट्रैक्शन। यू हैव टू कीप अ फ्यू थिंग्स अंडर चेक। आई कैन अंडरस्टैंड डिसिप्लिन, लेकिन ये जो लड़के लड़कियों को अलग बैठाना, ये करना है, ये हम लोग करते हैं। और जहां पर जब तक बच्चे छोटे थे, जब तक वो आपस में खेल रहे थे, तब तक थिंग्स आर फाइन। जैसे ही वो बड़े होने लगे, जब उनको समझ आने लगी, तो आपने खुद उनकी समझ पे ना एक बहुत बड़ा रोड़ा अड़का दिया और उनको अलग अलग कर दिया। नाउ ही विल नॉट नो व्हाट टू टॉक टू अ वुमन, ही विल नॉट नो हाउ टू डील विद अ गर्ल। उसको समझ में नहीं आएगा कि मेरे को क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी। इसीलिए अगर कोई लड़का लड़की हमारे देश में किसी स्कूल में, कॉलेज में साथ चल रहे हो, तो सब पीछे से हॉ करके वो करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन यही चीज जब आप बाहर जाएंगे, तो दिस इज अ वेरी नेचुरल थिंग, because that is the process of growing up in a very natural way. So these are the things which a school or an institute, educational institute needs to realize कि gender equality का day celebrate करना बहुत आसान है, but उसको follow करना भी उतना ही जरूरी है on a daily basis. That is the role where where the schools can play majorly. This is the time, ये वो time है जहां पर लड़कों को जो आप बचपन से सिखाते हैं ना कि लड़कियों की इज्जत करनी है, लड़कियों को इज्जत करनी है, किस तरीके से आपको उनके साथ बिहेव करना है। एंजेलिन मैम यहीं पर है, उनसे मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है। उनके हस्बैंड और मैं, हम साथ फौज में एक साथ थे। क्या चीज होती है
जो कि एक फौजी को सबसे पहले सिखाई जाती है जब वो किसी भी एकेडमी को ज्वाइन करता है। मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से हूँ, कोई लोग एनडीए से होते हैं, कोई लोग आईएमए देहरादून से होते हैं। हम लोग भी तो उसी बैकग्राउंड से आते हैं, हम लोग भी इन्हीं स्कूलों से पढ़कर आगे आए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही कोई आर्मी ऑफिसर का नाम आता है या आर्मी ऑफिसर की बात होती है, ही इज ऑल्सो कॉल्ड अ जेंटलमैन, कि हाँ इसको पता है लेडीज को के साथ कैसे ट्रीट करना है। क्योंकि सबसे पहला लेसन आप लोगों को जान के इस चीज की हैरानी होगी, इंडियन आर्मी अपने ऑफिसर्स को, अपने जवानों को एंड स्पेशली ऑफिसर्स को सबसे पहला जो लेसन देता है एकेडमी के पहले दिन आर टू। नंबर वन, एटिकेट्स, आपकी टेबल मैनर्स, आपको किस तरीके से कांटा छुरी चम्मच उठानी है, कैसे आपको खाना खाना है, कैसे आपको बिहेव करना है, खाते टाइम किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से बात नहीं करनी है, थिंग लाइक दैट, एटिकेट्स दे पॉलिश यू। सेकेंड थिंग, लेडीज के साथ आपको किस तरीके से व्यवहार करना है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स व्हिच द आर्मी टीचर्स। लाइक आई सेड, हम भी उसी बैकग्राउंड से आए हैं, और जब सडनली आर्मी में आते हैं तो हम जेंटलमैन कहलाते हैं। और जब भी कोई लेडी किसी एक आर्मी ऑफिसर के साथ होते हैं, वो हमेशा सेफ फील करेगी। व्हाई डज शी फील सेफ? बिकॉज उसको पता है ये आदमी रक्षा भी करेगा, इज्जत भी करेगा, और कभी बुरी नजर से नहीं देगा। Why can't we have a similar training for every boy in the school? It doesn't take long. इसको करिकुलम में अगर हम लोगों ने वो कर दिया तो ये जो 108 रेप्स है, ये हमारे देश में नहीं होंगे। दीक्षिता, कैन वी हैव दैट स्लाइड ऑन द वन विद द ग्राफ प्लीज? ओके, लेट्स टॉक अबाउट रेप्स। यहाँ छोटे बच्चे भी होंगे, माय अपॉलॉजीज टू देम, बट दिस इज अ टॉपिक दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे, 2011 में हमारे देश में 24,206 रेप्स हुए पूरे साल में, 12 में 24,900 विच इज एज क्लोज एज 25,000। सडनली 2013 में 25,000 से ये आंकड़ा उछल के 33,700 विच इज एज क्लोज टू, मतलब 25,000 से 34,000 पहुंच गया। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई, हाउ? और इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल अगर मैं पूछूं, जब तक आप हाउ का जवाब सोच रहे हैं, 2014 में वो उठ के नियरली 38,000 हो गया, और सडनली 2015 में वो घट के 34,000 हो गया। मतलब नियरली 3 से लेकर 4,000 रेप्स हमारे कंट्री में 2015 में कम हुए, और 2016 में तो हदें हमने पार कर दी कि हम लोग 39,000 पे पहुंच गए। Sir, could it be because the reported cases have increased? People have started reporting cases? Very correct, ma'am. That answers my first question. मेरे पहले सवाल का जवाब, अगर आप ये आंकड़ों को देखें, 2011 में 24,200, 2012 में सिर्फ 600 रेप्स उससे ज्यादा बढ़े, 2013 में सडनली ये 33,700 हो गए। रीजन, 16 दिसंबर 2012 को हमारे देश में एक ऐसा कांड हुआ जिसको हम निर्भया रेप केस बोलते हैं। इट वाज लाइक एनी अदर रेप। हमारे देश में इस तरीके के रेप हजारों होते हैं जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करते, हमारे न्यूज़पेपर भी रिपोर्ट नहीं करते। निर्भया रेप केस 2-3 चीजों से मशहूर हुआ। नंबर एक लड़की का रेप हुआ और उसको बिना कपड़ों के सड़क पे फेंक दिया गया। पहले 45 मिनट लोगों ने उसको देखा लेकिन मदद नहीं की। देयर वाज जीरो बायस्टैंडर इंटरवेंशन। फिर एक आदमी आया जो वेटर था कहीं से, उसने चादर आके उसको उड़ाई, पुलिस को बुलाया। राइट, ये इतना बारबेरिक, इतना घिनौना ये क्राइम था कि इसने पूरे देश के जो यूथ है, जो जनता है, उसका जो कलेक्टिव कॉन्शियंस है उसको जागरूक किया। ये हो क्या रहा है हमारे देश में? एक फ्रस्ट्रेशन जो एक आम आदमी का था, एक आम औरत का था कि मैं अपने सड़कों पे, अपने देश में मैं सुरक्षित फील नहीं करती, वो गुस्सा बाहर आया। और जिसकी वजह से पहली बार हमारे देश में, लोग हजारों कारणों की वजह से सड़कों पे आ जाते हैं, लेकिन ये पहली बार था कि किसी एक लड़की के लिए, और वो भी एक अनजान लड़की के लिए, हजारों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में पूरा देश बाहर निकल कर आया। पीपल ब्रेव द रबर बुलेट्स एंड द वाटर कैनन्स एंड द लाठी चार्ज। एंड उसके बाद
पॉलिटिशियंस को, हमारे राजनेताओं को ये बात महसूस हुई कि हाँ, हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारे देश में रिपोर्टिंग नहीं होती। हमारे देश में अगर 10 रेप्स होते हैं, तो सबसे पहली बात तो सिर्फ 4 लड़कियां जाएंगी रिपोर्ट करने के लिए, सर मेरे साथ कुछ है, 6 उसको छुपाएंगी, और उस 4 में से भी जो 4 या 5 में से भी जो जाएंगी, पुलिस सिर्फ 1 का केस रिपोर्ट करती है। तो ये जो एक्चुअल में आप आंकड़े देख रहे हैं, ये वैसे ही हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। लेकिन इस शर्मनाक चीज से ज्यादा बदतर चीज ये है कि ये आपके सिर्फ 1/4 या 1/5 आंकड़े हैं। अगर आपको इंडिया के क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड स्पेशली रेप्स के बारे में जानना है, तो इन सब आंकड़ों को 4 या 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर 2014 में हम बोल रहे हैं कि 39 या 40 है, तो प्लीज मल्टीप्लाई इट बाय 4 और 5, you will get that many rapes happening in a country on a daily basis. 2013 में सडनली रेप का जो काउंट है 34,000 गया, क्योंकि पुलिस ने रिपोर्टिंग लेनी शुरू कर दी, क्योंकि प्रेस की तरफ से, जनता की तरफ से इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर आया कि पहले जहां 1 लेते थे, उन्होंने 3 लेनी शुरू की। सडनली देयर वाज अ जंप। 2015 में सडनली दिस केम डाउन। व्हाई? मेरा सेकंड सवाल। Anybody who think that they can answer this? Like I said, let's try to keep it as interactive as possible. Anybody? Okay. 2014 में हम रिपोर्टिंग होती नहीं हम और 38,000 पे पहुंच गए। 2015 में हमारे देश में एक बदलाव आया। द टॉप लीडरशिप इन द सेंटर चेंज। एक नए प्रधानमंत्री आए जो बहुत वोकल थे, और लोगों को एक भय था कि ये आदमी आके बहुत सी चीज चेंज कर देगा। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक आंदोलन शुरू किया, जो सेंटर से शुरू हुआ, बहुत हद तक सक्सेसफुल है। बेटी पढ़ाओ बहुत हद तक वो है, लेकिन बेटी बचाओ के ऊपर आज तक कुछ नहीं किया गया। तो एक डर आया उन लोगों में जिन्होंने सोचा था कि मतलब जिनके दिमाग में इस तरह के कुकर्म भरे हुए थे कि यार मेरे को ये लड़की पसंद है, आई विल डू समथिंग टू हर। एक डर आया कि अगर मैंने कुछ कर दिया तब क्या होगा। तो सडनली द रेप का जो काउंट है सडनली केम डाउन। इस चीज ने हमको ये बताया कि अगर हमारे देश में किसी भी चीज का भय हो, डेटरेंस हो, तो ये रेप्स, ये क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन वाकई कम किए जा सकते हैं। वन लीडरशिप केम एंड दिस चेंज हैपेंड। जब उनको लगा कि ये लीडरशिप भी उसी तरीके से है जिस तरीके से पहले था, suddenly the account went up to 39,000 again in 2016. It was business as usual. Excuse me, sir. Yeah. सर हम ये भी तो कह सकते हैं जो रेप केसेस रिपोर्टिंग है वो कम ये रीजन से हुई क्योंकि फैमिली रेप केसेस बढ़ गए। लोग डर की वजह से, बदनामी की वजह से कि फैमिली की ही बात है इसलिए रिपोर्ट नहीं करा रहे। मैम, ये जो फैमिली की रिपोर्टिंग वगैरह है, ये लाइक आई सेड 95% ऑफ द टाइम जितना भी ये क्राइम्स होते हैं ये फैमिली के द्वारा ही किए जाते हैं। और आमतौर पे कोई सी लेडी के साथ कुछ अगर वो किया जाता है, लाइक आई बी वेरी ओपन अबाउट इट। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने मिशन फाइट बैक शायद नहीं शुरू किया होता। मैं फौज 2016 में मैंने फौज छोड़ी। 2016 में फौज छोड़ने के बाद मैं उत्तराखंड में एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया, जो मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। तो हम भी चल दिए नेता बनने के लिए। बच्चे मेरे किसी और शहर में थे, उत्तराखंड में नहीं थे। उत्तराखंड इज अ प्रीटी सेफ प्लेस। एंड यूपी के एक शहर में मैंने अपने जहाँ का मैं हूँ ओरिजिनली, वहां पर अपने वाइफ और बच्चों को छोड़ा। किसी एक लड़के की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मेरी डॉटर को स्टॉक किया। ही स्टॉक्ड माय डॉटर, और लाइक एनी अदर गुड पेरेंट मैंने इस बात की तरफ ज्यादा तवज्जो ना देते हुए सिर्फ ये किया, अच्छा ठीक, चलो यहाँ पर कोई तुमको तंग कर रहा है, इस स्कूल से उठा के मैं तुमको दूसरे स्कूल में डाल देता हूँ। तो मैंने उन बच्चों को दूसरे स्कूल में डाल दिया, नॉट रियलाइजिंग कि वो भी तो उसी स्कूल में आ सकता है। अब ये लड़का इस स्कूल में भी आ गया और हमें पता ही नहीं चला। अब जब ये स्कूल में आया तो इसकी और हिम्मत बढ़ गई। इसको लगा कि मैं तो पकड़ा ही नहीं जाऊंगा। स्कूल चेंज किया। देखो, मेरे डर से स्कूल चेंज किया, अब तो मैं और डराऊंगा। वो चाकू लेकर आने लगा, उसने 2 बार थप्पड़ मारा स्कूल में ही।
और एक बार जब उसे थप्पड़ मारा तो सामने से उनके मैथ्स टीचर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि थप्पड़ पड़ रहा है, वो फौरन जो पहली खाली क्लास उनको दिखी वहां ना राइट या लेफ्ट टर्न करके वो अंदर घुस गया कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि वो कोई इस चीज में घुसना ही नहीं चाहते थे। ये सिलसिला साल भर चला। साल भर के बाद जब मेरे को ये बात पता चली तो ऑब्वियसली आई टुक एक्शन। लाइक आई सेड, मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, तो इतने कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शंस थे कि मैं डीजी को कॉल करूं, सबको कॉल करूं। मैंने सबको कॉल किया, लेकिन उस टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मेरे अपने पड़ोसी, मेरे अपने रिश्तेदार, वो खुद हमारे घर में आ गए कि भाई लड़की का मामला है, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम फौज से आए हो, तुमको नहीं पता कि सिविल वर्ल्ड कैसे चलता है, इसको मत रिपोर्ट करो। ऐसा मैं इसको नहीं रिपोर्ट करूंगा तो ये और लोगों को तंग करेगा। और बाद में जब ये पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन मैंने की, पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। पुलिस के लिए बस एक ये फाइल अलग थी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द एडीजी हिमसेल्फ हैड गिवन, एंड नॉट वन, टू एडीजीज हैड गिवन द थानेदार अकॉर्ड। तो उसके लिए बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं था कि किसी लड़की को थप्पड़ पड़ा है स्कूल में। उसके बाद हजारों चीजें और थी करने के लिए। पूरी इन्वेस्टिगेशन मैंने की, उस लड़के को मैं पकड़ के लेकर आया पहली बार। अब मैंने क्या किया, फिर बच्चे का स्कूल चेंज कर दिया, 3 साल में तीसरी बार। और यहां पर मैं प्रिंसिपल के पास गया, एंड मैं ओपनली स्कूल का नाम लेना चाहूंगा, मिलेनियम स्कूल इन लखनऊ। फैंटास्टिक स्कूल। क्यूडोज टू द प्रिंसिपल मिसेस गोस्वामी। उन्होंने मेरी पूरी मदद की। मैंने बोला मैम ऐसी ऐसी वो है, उन्होंने वो बात समझी। और इससे पहले वाला जो स्कूल था, वहां प्रिंसिपल ने मेरे से बात करनी बंद कर दी। मतलब कि वो जो परपेट्रेटर था उसकी मदद करने में ज्यादा बिजी हो गए, मेरी बच्ची को बचाने के बनस्पत। और जब उनको पता चला मैं इन्वेस्टिगेशन खुद कर रहा हूँ, मेरी अपनी एंट्री बैन हो गई स्कूल में, बिकॉज उनको स्कूल का नाम बचाना था। सो मैंने बच्चे को तीसरे स्कूल में डाल दिया 3 साल में। लुक एट द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इट हैज। एंड देन बिकॉज ऑफ दैट माय सन वाज आल्सो गेटिंग अफेक्टेड। वहां पर भी इस लड़के ने पीछा नहीं छोड़ा, वहां पर इसने आके एसिड थ्रो करने की धमकी दी। जब इसने एसिड फेंकने की धमकी दी, तब तक आई हैड हैड इनफ। मैं इसको 16 लड़कों के बीच से उठा के लेकर आया। पुलिस ने कुछ नहीं किया। मैंने 1 घंटा इस लड़के को पकड़ के रखा है 16 लड़कों के सामने। मेरे को लगा उस दिन कोई भी पत्थर भी उठा के मार देता, डंडा उठा के मार देता, तो मैं तो गया था। मैंने बट नो, अगर मैंने आज इस लड़के को सॉर्ट आउट नहीं किया तो अपनी बेटी की नजरों में मैं हमेशा के लिए गिर जाऊंगा, और अपनी नजरों में तो मैं गिर ही जाऊंगा। पुलिस आई 1 घंटे बाद, उस लड़के को लेकर गई जुवेनाइल में, फिर दूसरी बार डाला। सो व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस इज कि जो इस तरीके के जो ये केसेस होते हैं, आप रिपोर्ट भी करें, पुलिस आपकी नंबर 1 मदद नहीं करती। और कहां से हमारा ये मिशन शुरू हुआ, वो इसी चीज से कि मेरे को, मैं वापस आया, व्हेन आई सैट डाउन एंड आई हैड अ ग्लास ऑफ व्हिस्की इन माय हैंड, आई सेड मेरे पूरे कनेक्ट्स थे, मेरे पूरे कनेक्शंस थे, मैं एडीजी को जानता था, मैं डीजी को जानता था, मैं ये फलाने मंत्री को जानता था। अगर मैं इतना अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा था, तो एक नॉर्मल फादर जो कि सवेरे से शाम तक बेचारा काम करता है, अपने बीवी बच्चों के लिए काम करता है, मेहनत करता है, शाम को थक कर घर आता है और सुकून की अपनी जिंदगी जीना चाहता है, और उसको सुकून इस तरीके के लड़के अगर खराब करते हैं, तो वो चाह के भी इतना असहाय अपने आप को महसूस करता है। वो बोलता है मैं क्या करूं, बिकॉज आई कैन नॉट फाइट देम। और अगर मैं आज उनसे लड़ लिया, कल को ये लड़के 2 हैं, ये 6 आएंगे, ये तो पूरे ट्रक भर कर आएंगे। तो वो अपनी बेटियों को क्या सिखाता है, बेटा इग्नोर करो इस चीज को। अगर कोई तुमको कुछ बोल रहा, बस नजर नीचे करो, साइड में निकल जाओ, जस्ट इग्नोर दिस। और फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, हम अपनी लड़कियों को सिखाना शुरू करते हैं, इग्नोर करो, मत ध्यान दो, मत ध्यान दो। और ये इग्नोर करना उनके दिमाग में इस तरीके से बैठ जाता है कि कल को वैवाहिक जीवन में भी अगर उनके साथ कोई इस तरीके का अपना हस्बैंड भी करता है, तो वो कहते हैं इग्नोर करो, बस उनकी लाइफ सिर्फ सहन करना हो जाती है। एंड देन आई टॉट माई डॉटर, ऐसे बेटा अगली बार कोई करे ना, घुमा के एक देना। आई स्टार्टेड ट्रेनिंग माई डॉटर। आप लोग अभी तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो प्रॉब्ली मैं वो सिर्फ उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। बट सोचिए अगर हम एक ऑडिटोरियम में इस वक्त बैठे होते और आप और हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे होते, और सडनली कहीं से एक सांप आता, तो दीपा मैम आप क्या करती, या एंजेलिन मैम आपका पहला रिएक्शन क्या होता?
बचने का बचाने का, मतलब एनी हाउ। नहीं, आप किसको बचाती हैं? सबसे पहले खुद को, ऑफ कोर्स। तो दैट मीन्स आप सबसे पहले ऑडिटोरियम में सबसे पहले दरवाजे के पास की तरफ दौड़ती यस सर। है ना? यस सर। वहां पर अगर 200 लोग बैठे होते तो अब सभी दरवाजे की तरफ दौड़ते, हड़कम मच जाती, यस सांप सर। आया सांप आया। क्या उन 200 लोगों ने कभी पीछे मुड़ के देखा होता कि सांप कर क्या रहा है? ऐसा नहीं हो सकता कि सांप भी डरा हुआ हो, क्योंकि यहाँ तो 200 लोग हैं। क्योंकि वो एक तरीके का दिखता है, हमें ये भी नहीं पता होता कि ये पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस है। बस हमने सांप देखा क्योंकि वो उसकी बनावट इस तरीके की, और हमारे दिमाग में सांप, हम डर जाते हैं। हो सकता है 200 लोग आप एग्जिट की तरफ दौड़ रहे हो, जो कि नेचुरल है। सांप भी अपने आप को बचाने के लिए किसी बिल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, कहीं कोने में जाके वो करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज वो भी आपसे उतना ही डरता है जितना आप डरते हो। एंड दैट इज वेयर लाइज द कॉनोटेशन ऑफ इट ऑल। जो परपेट्रेटर होता है वो भी आपसे उतना ही डरता है जितना आप उससे डरते हो। आप जितना अपनी चुप्पी साधे रहोगे उतना उसकी हिम्मत बढ़ती है। आमतौर पर ये परपेट्रेटर जो ये 95% का जो आंकड़ा दिखाया गया था, ऐसा नहीं होता कि एक दिन सवेरे उठे, अदरक की चाय पी, न्यूज़पेपर पढ़ा और बोला आज मैं फलानी लड़की को छेड़ूंगा जो मेरे पड़ोसी की लड़की है। नहीं, ये उस लड़की को, उस बच्चे को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। मे बी देयर इज सम सर्टेन काइंड ऑफ एन अट्रैक्शन दैट टेक्स प्लेस, मे बी देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ सिग्नल व्हिच दीस पीपल मिसअंडरस्टैंड। तो ये क्या करना शुरू करते हैं कि ये उस बच्चे को या उस लेडी को फॉलो करते हैं। अब मान लीजिए वो फॉलो कर रहा था, कहीं पे मिल गया, अरे आओ चाय पीते हैं। चाय पीने वो बच्ची बैठ गई या लड़की बैठ गई या दैट लेडी बैठ गई, उसको लगा देखो मेरे से चाय पीने आ गए। अगली बार वो क्या करेगा, किसी तरीके से हल्का सा टच करने की कोशिश की, हाथ टच करने की कोशिश की, लेडी ने कुछ नहीं बोला। फिर वो थोड़ा हाथ इस तरीके से पकड़ने की कोशिश की, ऑटो में जा रहा था वैसे पकड़ने की, मतलब वो धीरे धीरे अपनी फिजिकलिटी को बढ़ाता है। आपको अगर अनकंफर्टेबल भी लग रहा है या किसी लड़की को अनकंफर्टेबल भी लग रहा है और अगर उसने कुछ नहीं बोला, तो वो हर बार क्या करता है, ही ग्रेजुएट्स टू अ डिफरेंट लेवल। और उसको लगता है हाँ यार ये तो शी वांट्स इट, बट हमारे देश में तो वो है ना, लज्जा और शर्म, शायद उस चक्कर में मेरे को बोल नहीं पा रही है। बट यार शी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी इवन इफ द लेडी इज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट कंफ्यूजन, योर साइलेंस। और अगर उसने कुछ ज्यादा कर दिया हरकत, जैसे एकदम से हाथ पकड़ लिया या कुछ करने की कोशिश की, वो उतना ही डरा रहता है जितना ये सांप। फिर ये सांप वेट करता है, एक दिन हो गया, भाई का कॉल नहीं आया, फादर का कॉल नहीं आया, पुलिस को रिपोर्ट नहीं, मेरे को किसी ने कॉल नहीं किया, हफ्ते भर वेट करता है, 10 दिन वेट करता है पेशेंटली। उसको लगता है यार कहीं से रिपोर्ट नहीं। अब वो क्या करता है, ही ग्रेजुएट्स टू अ डिफरेंट टिल सच एन एक्सटेंट that he either actually ends up committing the crime, or he ends up doing something which you will not report. So which is to say, that is the reason why the importance of speaking up, which I had spoken about. If a woman learns to speak up, if a woman learns to tell, see, this is what I'm feeling uncomfortable with, ye nahi hai, and no means no, that is the time when this man will realize कि okay this is it. और उसी टाइम पे लड़कों का एजुकेशन की भाई नहीं का मतलब नहीं होता है, इसका मतलब मे बी नहीं होता है। सो अगेन कमिंग बैक टू द सांप और लोगों का कॉनोटेशन, ये परपेट्रेटर्स जितने होते हैं उतने ही डरपोक और डरे हुए होते हैं जितना आप इनसे डरते हो। अगर आपने एक बार आगे बढ़कर इस सांप को फेस किया, सांप अपने बिल की तरफ दौड़ता है, बिकॉज ये वाकई डरपोक होते हैं, इनको भी सोसाइटी का उतना डर होता है। एक बार अगर किसी आदमी को पकड़ लिया, जैसे अगर आप लेडीज बस पे ट्रैवल कर रहे होते, पीछे से एक आदमी हमेशा कोशिश करता है कि गलत तरीके से लेडी को टच करने की कोशिश करे या पेल्विक थ्रस्ट करे, और वो हर बार अगर उससे पूछा जाए क्या करे, वो बोलता है भाई ब्रेक लग रहा है, गाड़ी चल रही है, थिंग्स लाइक दैट। अगर उस लेडी ने पीछे मोड़ के घुमा के उसको एक थप्पड़ मार दी, इफ शी इज इन अ ग्रुप या इफ शी इज ट्रेन्ड, दिस मैन विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। ये फिर आएगा, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश करेगा, हो सकता है वो है। You have to be prepared. That situational awareness has to be there, right? It's 12:23. Ma'am, I really do not know how much time I have. I can keep going on and on, or how about we start a question answer session at this stage?
So we've had such a fantastic session so far, and I have to tell you that we've had 80 plus people who've remained, and it's been so great. I want to throw the forum open if there's anybody who'd like to ask questions. Please raise your hand so that the questions may be put forward. Also, we have half an hour. Oh, we have half an hour. Yes. So यहाँ पे we have 80 plus participants, like ma'am said. किसी का कोई भी सवाल हो, let's like I said make it interactive. मैं ही बोलता रहूंगा तो मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाऊंगा conversation को. किसी का कोई सवाल? मतलब राठौर साहब. There's somebody called Nirmal who wants to ask a question. You'll have to unmute him. Yes. Nirmal is unmuted. Please ask your question. Sir, like we are students. Sir, I'm also a student and I am also studying, but we can start this in more groups also. Yes, why not? Like you are, like you have told कि please face. निर्मल जी ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो बाकी बच्चे हैं ना वो ज्यादा हिंदी में बात करने में है, तो आप और हम भी हिंदी में बात करते हैं ताकि उन सबको समझ में आए. हाउ अबाउट दैट? Yes sir. हाँ, तो हिंदी में रखते हैं ताकि सबको समझ में आए. सर जैसा कि आपने अभी बताया कि हमें ये मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोटेस्ट करनी चाहिए उनके खिलाफ, जो मतलब लोगों को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है जिसके साथ. लेकिन सर उसका मतलब ये तो नहीं कि अगर उसमें किसी पॉलिटिशियन का हाथ हो तो सर हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट तो ना कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते? सर ही इज एन पॉलिटिशियन. बनाया किसने उसको पॉलिटिशियन? आपने बनाया ना? यस सर. निर्मल जी बात तो वही हुई, आप तो राठौर साहब हैं. यस तो सर. 200 साल पहले, 100 साल पहले अगर इसी तरीके के लोग अगर राजस्थान के ऊपर अटैक करते तो आप तो बोलते हैं ये तो पता नहीं कौन से ईरान और इराक के सल्तनत वाले, इनसे क्या लड़ा जाए. नो सर, तो हम फाइट करते थे क्योंकि निर्मल जी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं शायद उनका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही फेमस केस है उन्नाव का, लखनऊ और कानपुर, है ना. लखनऊ और कानपुर के बीच में एक जगह पड़ती है उन्नाव. वहां पे एक जो एमएलए थे, वो बहुत ही स्ट्रांग एमएलए थे, मिस्टर सेंगर. वो बाहुबलियों में उनका नाम गिना जाता था. उनकी किसी एक आदमी से दुश्मनी थी. अब दुश्मनी उनकी आदमी से थी या जो भी उनका गुस्सा रहा हो किसी आदमी से, जो कि वो नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस अपना गुस्सा निकाला उस आदमी की बेटी पे बाय रेपिंग. सर इट इज वेरी बैड थिंग, है ना. उसके बाद उनको लगा मैं तो बाहुबली हूं, मेरे को कोई छू नहीं सकता. उसके बाद उस लड़की को छोड़ दिया गया. वो घर गई लड़की, 2 दिन तक वो सहम के डर के बैठी रही. उसके बाद इन लोगों को लगा, और ये ज्यादा पुरानी नहीं है, मेरे ख्याल से 3-4 साल 4-5 साल पुरानी बात है, आप यू कैन चेक आउट द उन्नाव रेप केस. उसके बाद 2 दिन तक दैट गर्ल, उसके बाद उनको लगा इस लड़की को सबक नहीं सिखाया गया, इस परिवार को सबक नहीं सिखाया गया, तो वो फिर उस लड़की को उठा के लेकर आए. उन्होंने दे केप्ट रेपिंग दिस गर्ल इन अ मूविंग गाड़ी फॉर 2 days. ना पुलिस वालों ने रोका, ना किसी ने किया. ये भी तो बाहुबली थे, और आज की तारीख में ये बाहुबली जेल में है क्योंकि लोगों ने आवाज उठाई. हो सकता है कि एक आदमी का, देखिए लीडर कौन होता है, एक आदमी को आवाज लगानी पड़ती है. अगर गांधी जी नहीं खड़े हुए होते तो आज की तारीख में हम अंग्रेजों के अंडर में ही होते ना. हर लेवल पे हर आदमी को उठकर बाहर आना पड़ेगा, उसको एक शुरुआत करनी पड़ेगी. अगर सब आदमी सोच के बैठे कि वो तो नेता है, तो उसको नेता कौन बनाता? नेता तो हम ही बनाते. कोई राजा तो है नहीं कि पूरे वंशों से चला आ रहा है. अगली बार उसको वोट मत दीजिए, अपने आप वो हाथ मांगता हुआ आएगा.
ये जितने नेता होते हैं इलेक्शन के टाइम आप ही के सामने आते हैं ना हाथ जोड़ते हुए, बिकॉज उनको पता कि आप उनको नेता बना रहे हो, आप उनको राजा बना रहे हो। जिस दिन उनका इलेक्शन आता है उसके बाद वो आपको भूल जाते हैं। तो जिस दिन अगर हमारे देश के हर आदमी ने ये सोचना शुरू किया कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूं, और कलेक्टिव स्ट्रेंथ जो होती है ना निर्मल जी, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। एक अनजान लड़की के लिए पूरा देश उठ गया, करोड़ों लोग उठ गए, राइट। अगर सोचो यही चीज हमने बोला था, वो लड़की ने क्या कपड़े पहने थे, वो क्यों रात को निकली, लड़की 10 बजे पिक्चर देखने क्यों गई, तो फिर तो हम लोगों को भी एक हिजाब और बुर्का सिस्टम शुरू करना पड़ेगा कि हमारी लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती। और खड़े होने के लिए तो आप ही को खड़ा होना पड़ेगा ना, राखी तो आप ही के हाथ में बांधी जाती है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन थैंक यू सर। निर्मल जी। इनफैक्ट जो आपने एक बहुत पते की बात करी कंसाब, दैट हम ये पूछने लगते हैं कि लड़कियों ने पहना क्या। आप जानते हैं कि कई आंकड़े जो आर वेरी हाई, बात ये है कि वहां पर औरतें घूंघट करती हैं, पर्दा करती हैं, ढकी ढकाई रहती हैं, लेकिन उनके घरों में और बाहर एक स्टेज आया था यूपी में जहां पर कि बच्चियों को कुछ खाने को नहीं दे रहे थे क्योंकि उनको बाथरूम के लिए बाहर जाना पड़ा था। Therefore we come down to the importance of also building washrooms for women. So कई चीजें हैं जो समाज में जुड़ी हुई हैं, बट थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन निर्मल जी। आपने बहुत सटीक सवाल इसलिए पूछा क्योंकि यही चीज हमारे माता पिता, हमारे समाज में कई लोगों के दिमाग में रहती है और वो कहते नहीं हैं। We still have time for other questions. Is there somebody else who would like to put forward a question to Colonel Mishra? If not, I have a set of questions for you, sir. May I need your permission to. There is somebody who just said something. एक्सक्यूज मी सर। Yeah. सर, हमने क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात कर ली, ठीक है, गर्ल्स के साथ होता है, वुमेन्स के साथ होता है सर, बट आज का टाइम ऐसा है कि बॉयज भी सेफ नहीं है। टॉकिंग इन जनरल, मतलब अगर हम रिपोर्ट देखें, आई एम नॉट हैविंग एनी डेटा रिगार्डिंग दैट, बट अगर हम देखें तो काफी केसेस आते हैं जहां बॉयज के साथ भी मतलब फिजिकल अब्यूज या सेक्सुअल अब्यूज होता है, बट लोग सीरियस नहीं लेते उस चीज को। तो उसके लिए हम मतलब अगर हमें अवेयर करना हो बॉयज को या उसके लिए कुछ करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? दीपा जी, this is an excellent question and I'm so glad you asked me this, क्योंकि ये शायद बात करना मैं भूल गया था। मैं एक स्कूल में गया, गुड़गांव का एक बहुत बड़ा स्कूल है। तो वहां पर मैं गया, तो जो मिडिल स्कूल है, सो दे हैव प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल एंड द सीनियर स्कूल। तो जो मिडिल स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने बोला कि ये जो आपने मिशन फाइट बैक की मुहिम छेड़ रखी है, जो प्रोजेक्ट आपने चला रखा है, आप लड़कों को कब ट्रेन करेंगे? मैंने बोला कभी नहीं। तो जैसे लड़कों को क्यों नहीं ट्रेन करेंगे? मैंने बोला बिकॉज द गर्ल्स आर अनसेफ, और ये लड़कियों के लिए ही मैंने बनाया, मैं लड़कों को भी ट्रेन करूंगा, थिंग लाइक दैट। शी सेड नहीं, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप लड़कों को ट्रेन करते तो मैंने बोला आप लड़कों को क्यों ट्रेन करवाना चाहते? ये तो वही बात हुई कि आप किसी को सांप से कटवा भी रहे हो और उसी को फिर एक एंटीडोट भी दे रहे हो। सो व्हाट शी टोल्ड मी, फिर उन्होंने जो आंकड़े निकाले, देयर वर माइंड बॉगलिंग। और आंकड़े इस तरीके से थे, एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकता, बट अगर आई एम टेकिंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर 10 लड़कियों के साथ कोई छेड़खानी करता है, किसी भी प्रकार का क्राइम करता है, तो ऑन एन एवरेज 3 से 4, दैट मींस 30 to 40% गर्ल्स अपने पेरेंट्स को जाके बताएंगी और इस चीज को रिपोर्ट करेंगी। और अगर रिपोर्ट नहीं भी किया तो अपने पेरेंट्स को बताती हैं ये बात, 3 to 4%। उन्होंने मेरे को बताया कि लड़कों के साथ अगर 10 लड़कों में से 10 लड़कों को किया है, शायद ही एक भी लड़का हो जो अपने पेरेंट्स को जाके इसके बारे में बताता है। अगर पेरेंट्स को पता चल गया इस बारे में किसी कारण से, क्योंकि बच्चे को एक शारीरिक दर्द हुआ है या कोई प्रॉब्लम हुई या वो सहम गया या स्कूल नहीं जाना चाह रहा है या इस तरीके के एक एराटिक बिहेवियर में आ रहा है, अगेन लड़की का फादर फिर भी पुलिस पे जाके इस चीज को एड्रेस करने की कोशिश करेगा, रजिस्टर करवाने की कोशिश करेगा, या पुलिस या स्कूल अथॉरिटीज के सामने लेकर आएगा। लड़के के केस में पेरेंट्स बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। दैट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग ऑफ आवर सोसाइटी, सो आई एम सो ग्लैड यू ब्रॉट इट अप। लड़कों के साथ भी इस तरीके के दुष्कर्म होते हैं, और
आपको जान के हैरानी होगी, लड़कों के साथ इस तरीके के दुष्कर्म करना ज्यादा आसान है, क्योंकि उनको पता है, जो परपेट्रेटर है उनको पता है कि इस चीज की रिपोर्ट कभी नहीं आई, क्योंकि एक जो वो माचो इमेज है वो कहीं ना कहीं लड़कों को और लड़के के परिवार को आ, पीछे खींच के रखता है। अगर एक लड़की के साथ को दुष्कर्म हो गया तो एक बार को पेरेंट्स सहन करने को तैयार हैं, विच इज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग। लेकिन अगर लड़के के साथ हो गया, वो मरते मर जाएंगे, लेकिन इस चीज को कभी बाहर नहीं आए। So that is the reason why फिर मिशन फाइट बैक had a change of heart and a change of thinking and strategy, और हमने लड़कों को ट्रेन करना शुरू किया। And Sherwood was one of the first college schools that we trained in Nainital, जिसमें हमने पूरे लड़कों को ट्रेन किया। अराउंड 600 बच्चों को हमने ट्रेन किया था, 500 बॉयज एंड सब 100 गर्ल्स इन Sherwood। एंड उनके प्रिंसिपल का ये मानना था कि देखो, हमारे स्कूल से, Sherwood स्कूल का एक नाम है, हमारे स्कूल से जब ये लड़के बाहर निकलेंगे, दे विल बी दी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि हमने शुरू से इनको उस तरीके से एजुकेट करके रखा है। तो अगर इनको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है, क्योंकि उन्हीं का एक स्कूल है विच इज फ्रॉम द सेम चर्च, ऑल सेंट्स, हम ऑल सेंट्स पे सबको वो कर रहे थे, और ऑल सेंट्स में हम सभी लड़कियों को ट्रेन कर रहे थे। तो द प्रिंसिपल गॉट इन टच विद अस, जैसे लड़कों को भी ट्रेन कर रहे हैं। दैट टाइम ही सेड, सर देखो, करते छोटे बच्चों को करेंगे, बड़ों को नहीं करेंगे। ही सेड दीज आर द सिटीजंस ऑफ टुमारो। अगर तुमने इनको नहीं सिखाया, कल को अगर कोई सिचुएशन हुई इनकी बहन के साथ, फ्रेंड के साथ, या किसी भी अनजान लड़की के साथ, अगर आपने इनको ट्रेन नहीं किया तो ये बचाएंगे कैसे? So that is the level of dedication that the principal had कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं और मेरे को पता है ये सोसाइटी में जाके बढ़िया करेंगे क्योंकि हमने इनको ट्रेन किया। So we trained all the boys there. Then we started training schools down south. So this is where it is. So now Mission Fight Back started training the boys. And then लड़कों के साथ एक दूसरी प्रॉब्लम जो होती है, other than sexual harassment, is bullying. अब आप you know, कोई भी बुली जो होता है, मेरे जैसा 6 फुट वाला इंसान कभी 6 फुट वाले इंसान के साथ कभी पंगा नहीं लेगा। मैं हमेशा अपने से जो फिजिकली वीक है, हाइट में छोटा है, फिजिकली वीक है, उसके साथ इस तरीके के पंगा लेने की कोशिश करूंगा, बिकॉज उसी से तो मेरी माचो इमेज बढ़ेगी, उसी से तो मैं स्कूल का, कॉलेज का दादा कहलाऊंगा, उसी तरीके से मेरे को भाई या बॉस या सर कह के बुलाएं। बट जितने ये बुलीज होते हैं उतने ही खोखले होते हैं जितना इनका सोच विचार। जिस दिन किसी भी लड़के ने वापस घूम के इनके साथ वो इनको चैलेंज कर लिया, फिर इनकी हिम्मत नहीं होती आगे आके कुछ करने की। Thank you, sir. We're running out of time, and I just have a few questions for you, Colonel Mishra. If you could please be so kind as to answer them. We're just coming across what kind of fitness regimen should be followed by girls? Also boys, of course, they're very conscious. But my other question would lead up to this, that other than the fitness regimen, many girls or ladies feel underconfident. They're not the correct weight, or they have been taught that men are stronger, like you mentioned. So how do we change this conditioning? I'm too fat, or I'm too weak, I can't protect myself. मैम, सबसे पहले जो भी लड़कियां हैं या जो भी लड़के भी हैं, जो भी बच्चे हैं, सबसे पहले उनको समझने की जरूरत है कि जो बॉडी शेमिंग हम कहते हैं, ये बॉडी शेमिंग हमारे दोस्त नहीं करते। मान लीजिए अगर मैं ओवरवेट, मैं मोटा हूं, या मैं बहुत पतला हूं, जैसे मैं बहुत स्किनी हूं, जैसे मैं वाकई स्कूल में बहुत स्किनी हुआ करता था, ये बॉडी शेमिंग हम पहले अपने आप को खुद करते हैं। हम शीशे में देखते हैं और शीशे में हमको देख के लगता है अरे यार मैं पतला हूँ, अरे यार मैं मोटा हूँ। पहले हम अपने आप को बॉडी शेमिंग करना शुरू करते हैं, फिर ये बॉडी शेमिंग शुरू होती है बाहर। तो सबसे पहले तो ये सेल्फ बॉडी शेमिंग है, वी विल हैव टू गेट दिस थिंग आउट। हर बच्चे को फिट होना पड़ेगा, और स्पेशली कोविड के बाद, क्योंकि अगर आप फिट रहोगे तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम वुड बी फैंटास्टिक। कोविड हर उस आदमी को हो रहा था जो जिसका इम्यूनिटी सिस्टम खराब था। बच्चों का इम्यूनिटी लेवल जो होता है वो हाई होता है। दैट इज द रीजन कि इनिशियल जो कोविड का फेज आया उसमें बच्चों के ऊपर कम इफेक्ट हुआ, और जो ज्यादा बुजुर्ग लोग थे उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट करने लगा, विच क्लियरली शोड। और आज की तारीख में वर्ल्ड में इस तरीके के जो चेंजेस, बदलाव हुए हैं, सडनली आप देखोगे जिम्स ओवर सब्सक्राइब चल रहे हैं। मैं देहरादून शहर में रहता हूँ, दिल्ली और आसपास के शहरों से लोग भर भर के गाड़ियों में आते हैं और अपने साथ गाड़ी लाके एक जगह खड़े कर देते हैं, उसके बाद वो सिर्फ साइकिलों में घूम रहे हैं आजकल।
because everybody wants to be fit, nobody wants to be overweight. So fitness तो एक इस तरीके का मंत्र है जो कि मतलब अगर आपको खाना खाना है तो खाना है ना, उसी तरीके से अगर आपको फिट रहना है तो आपको फिट रहना है, तो सबसे पहली बात तो आपको लेजीनेस निकालनी पड़ेगी और सेल्फ बॉडी शेमिंग आपको दूर कर। दुनिया क्या कहती है आपके बारे में, दुनिया तो तभी बोलेगी ना जब आप उनको मौका दे रहे हो बोलने का। तो गेट आउट ऑफ द बेड, रजाई छोड़िए, वो सब एसी छोड़िए और बाहर जाके थोड़ा पसीना बहाइए, स्टार्ट प्लेइंग गेम्स, start taking a walk, start going to the gym, start doing any kind of a functional training. बट आपको फिट रहना पड़ेगा अगर आपको सरवाइव करना है, क्योंकि लाइक आई सेड कोविड ने ये चीज बता दी कि कल मतलब अनसर्टिनिटी एक तरीके से लेकर आ गए। नंबर 2, आप मोटे हो, पतले हो, लंबे हो, छोटे, उससे लड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता, लड़ाई यहां से शुरू होती है। दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स। मिशन फाइट बैक सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाता, मिशन फाइट बैक आपको स्ट्रीट सर्वाइवल सिखाता है कि आप स्ट्रीट्स पे किस तरीके से आप सरवाइव करेंगे। एंड उस स्ट्रीट सर्वाइवल में हम लड़कियों को ये चीज सिखाते थे, बच्चियों को ये चीज सिखाते थे, यस यू आर वेरी राइट, मेन आर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन। अगर आप उनसे जम के लड़ाई कर रहे हैं, हर बच्चे को जो ट्रेनिंग लेता है उसको ये समझना है कि वो फौजी नहीं है, आखिरी गोली आखिरी दुश्मन तक आप उसको नहीं लड़ना है। अगर उन बच्चों को इस तरीके की ट्रेनिंग की जाए कि उनको 4 से 5 सेकंड के अंदर किसी भी परपेट्रेटर को शॉक एंड आउ, मतलब कि आपने किसी ने आपको छूने की कोशिश की, मारने की कोशिश की या एसिड भी फेंकने की कोशिश की, चाकू हो, डंडा हो, कोई भी चीज, 5 सेकंड में आपने उसकी एक हड्डी तोड़ दी या उसको इतना दर्द दे दिया कि जब तक वो रियलाइज करे ये हुआ क्या, तब तक आपने उसको धक्का मारा और उसके बाद आप उतना आपको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली कि आप शोर बचा के आप भाग सके। दैट इज व्हाट स्ट्रीट सर्वाइवल इज ऑल अबाउट। आप 6-6, 7-7 साल बॉक्सिंग सीख सकते हैं, 6-6, 7-7 साल आप कराटे वगैरह सीख सकते हैं। What we started teaching was the practical art, और हमको ये लगता है कि हर बच्चे को वो प्रैक्टिकल एक सिनारियो से बाहर निकलना। आप कराटे में नथिंग अगेंस्ट कराटे, बट उस बच्चे का कोई फायदा नहीं जो 4-4 टाइल्स तोड़ रहा है लेकिन जरूरत आने पे वो अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहा है। लड़ाई में स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं पड़ती है, लड़ाई में दिमाग की जरूरत पड़ती है, लड़ाई में एक धैर्य की जरूरत पड़ती है कि आप घबराए ना, आपको पता तो है कि आपके ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक है ना। So this is what it is and this is what we teach. Thank you, sir. My next question is again connected, are there online classes that girls can take to learn unarmed combat? And also, is it correct to say that awareness and alertness, like you have mentioned, are key in keeping us safe? लेकिन कभी-कभी क्या होती है, हमारी instinct होती है जो कहते हैं ना छठी इंस या sixth sense, जो कि कहती है your gut feeling is कि यहाँ कुछ गड़बड़ होगा, मैं जाऊं कि ना जाऊं. So is it also important for us, whether it's a young boy or a young girl, to trust your instincts, and if you feel unsafe in any situation, then you go with your gut? What was the first question? So the first question is, do we have any kind of Okay, online classes sessions that we can take with you or with somebody else to teach us street survival, like you said? Okay. अगर आपने डांस इंडिया डांस और इस तरीके के प्रोग्राम्स टीवी पे देखे हैं तो गांव-गांव के मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि हिप हॉप या इस तरीके के जो मूव्स हैं, बच्चों से जब पूछा जाता है कि तुमने कहाँ ट्रेनिंग ली, वो बोलते हैं कि सर मैं तो सिर्फ इंटरनेट पे यूट्यूब देख के मैंने सीख लिया। एंड दे डू अ फैंटास्टिक डांस। तो मेरे को ये लगता है कि अगर आपको शिक्षा लेनी है तो अगर आप ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें, अगर आप में किसी चीज को सीखने की वो चाह है, वो आग है कि नहीं मेरे को सीखना है, तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आप सीख सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैं खुद आपको बताना चाहता हूँ बहुत सी चीजें मैंने ऑनलाइन सीखी हैं, राइट, बिकॉज एक आर्ट को मैं फॉलो कर रहा था, लेकिन जब मैं उसको और करने लगा तो मैं खुद भी वीडियोस देखता था, चीजें देखता था। तो यस, ऑनलाइन से भी आप सीख सकते हैं। आपके साथ एक पार्टनर होना चाहिए जिसके साथ आप चीजें ट्राई करके यू कैन लर्न फ्रॉम ऑनलाइन। हाउएवर अगर आप इस चीज को ऑफलाइन करते हैं दैट इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज आपको पता होगा कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने जिस तरीके से बोला दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बच्चों की स्पेशली, लेडीज की तो पूरी जिंदगी भर एक सिक्स सेंस होती है। अगर किसी लेडी को, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम शायद आदमियों में नहीं होती उतनी ज्यादा, बट जो आपकी इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जो सिक्स सेंस होती है, उसका तो आपको भरपूर इस्तेमाल करना है।
अगर आपको लग रहा है कि कहीं किसी प्रकार का डर अगर है, इसको हम लोग कहते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस। आपको लाइक आई सेड कि 95% ऑफ द टाइम परपेट्रेटर विक्टिम को जानता है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको बताया कि कोई आदमी अदरक की चाय पी के न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं बोलता कि आज मैं XYZ को छेड़ूंगा। तो वो आपके साथ हरकत हो चुकी होगी। जैसे बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं बचपने में, सर अगर वो गन लेकर आ गया तो हम क्या करेंगे? मैंने बोला बेटा वो गन तो ऐसे तो नहीं है कि एक दिन उठा और गन लेकर आ गया। वो गन लाने तक जो कहानी हो रही है उसको आपने अपने पेरेंट्स को बताया नहीं, लेकिन आपको पता है वो कहानी क्या हो रही है। सो इट्स लाइक अ स्टोरी, इट्स ऑन अ स्टोरी बोर्ड। आपको पता है कि इस आदमी ने आपको छेड़ने की कोशिश की, आपके ऊपर सीटी मारी, आपको कुछ बोलने की कोशिश की, या कुछ लीड करने की कोशिश की, या गलत तरीके से छूने की कोशिश की। और बहुत बार ये परपेट्रेटर्स होते हैं, ये इस तरीके से छूने की कोशिश करते हैं कि लगेगा कि बहुत नेचुरल है, सो दैट अगर आप रिटेलिएट करोगे वो बोलेगा ये तो गलती से हो गया। एग्जैक्टली लाइक जिस तरीके से आप मान लीजिए अगर मैं बैठा हूं और मैं अगर लड़की होता और मैं अपने लैपटॉप पे इस वक्त काम कर रहा हूं, तो मेरा बॉस आके हल्के से अपना हाथ यहाँ रख दे या ऐसे कोहनी रख के सोफे पे खड़ा हो जाए, मेरे को अनकंफर्टेबल एज ए लड़की फील हो रहा है, लेकिन मेरे को अपनी जॉब की सिक्योरिटी चाहिए। मेरे को लग रहा है पता नहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। ये सब जो चीजें होती है ना, जब आप अपने सिक्स सेंस को दबाने की कोशिश करते हो तब चीजें गड़बड़ होती है। यू हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। आपको सिचुएशनल अवेयरनेस, लाइक फॉर एग्जांपल सिचुएशनल अवेयरनेस का बीच में एक टाइम था काफी साल पहले कि सडनली गाड़ी आके रुकती थी, उसका दरवाजा खुलता था, लड़कियों को अंदर खींच लिया जाता था। दिल्ली में बहुत ज्यादा हुआ ये इस चीज का। तो लड़कियों ने क्या किया, ट्रैफिक के अगेंस्ट उन्होंने वॉक करना शुरू किया। मतलब नॉर्मली अगर आप इस तरीके से फुटपाथ पे चल रहे हो तो गाड़ी भी इसी तरीके से आ रही होती है, लड़कियों ने फुटपाथ के दूसरी तरफ चलना शुरू किया, सो दैट गाड़ी सामने से आ रही है, लड़की इस तरीके से जा रही है, सो बाय चांस अगर कोई दरवाजा खुले तो पीछे मुड़ के भाग तो सकती है, राइट? दे स्टार्टेड कैरिंग पेपर स्प्रे। दीज वर ऑल पार्ट ऑफ द सिचुएशनल अवेयरनेस थिंग। आपको पता है कि एक इंफॉर्मेशन है, आप उसको एसेस कर रहे हो कि हाँ ये चीज खतरा हो सकता है। लाइक सिचुएशनल अवेयरनेस सबसे ज्यादा आपके काम आती है अगर कोई चाकू लेकर आ रहा है, स्पेशली अगर कोई एसिड लेकर आ रहा है। चाकू तो चलो उसने फिर भी पीछे छुपा दी, लेकिन एसिड की बोतल को कहाँ छुपाएगा? जो एक बहुत ही फेमस केस है लक्ष्मी जी का, उन्होंने उस आदमी को देखा कि उसने एक बोतल पकड़ी हुई है और उनको पता कि ये 6 साल से आदमी मेरे को स्टॉक कर रहा, तंग कर रहा है, एंड शी सेड कि यस आई थॉट इट वाज एसिड। फिर भी उन्होंने घबरा के बगल से जाना ठीक समझा, ना कि पीछे की तरफ भागना। अगर उन्होंने उस टाइम हल्ला करके पीछे भागे होते तो वही सांप और इंसान की कहानी होती, वो आदमी भी डरा होता। बट जहां आपने अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया, वहां पर आपके ऊपर खतरा आएगा ही आएगा। Thank you so much, sir. Thank you. And not just daughters and sons, I think सबसे important एक किसी परिवार में माँ होती है, और अगर माँ अपनी इंस्टिंक्ट को सही तरीके से होन करे, ना कि अपने बच्चों को दबाए कि आप ये ना पहनिए, यहाँ ना जाइए, ऐसे ना करिए, बनस्पत इसके कि वो अपने बच्चे में आत्मविश्वास जगाए और उसको और प्रोत्साहित करे कि आप बाहर जाइए, बट यू लर्न टू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। इनफैक्ट कितनी लेडीज हैं जो कि बाहर जाती हैं, चेन स्नैचिंग होती है, किसी ने दुपट्टा खींच लिया, किसी ने पल्लू खींच लिया। इन चीजों से हमें ध्यान आता है कि नॉट जस्ट यंग पीपल, इवन people older, parents need to also be aware of themselves. And what a fantastic session we've had, sir. We will like to wind up now by first thanking you for spending time with us, and I hope that all of you who've attended this session would realize the impact कि आपकी सोच से आप साकार होते हैं, आपकी बच्ची में ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ता है, and how her mindset, if it is confidence, will lead to her finding ways to live more fearlessly and confidently. आपके entire इस session को I would like to wrap up by showing the movie that you had sent us, sir. And also at the end of the day, at the end of the session, I would like for you to please remain audience, because we would like to present sir with a citation. किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने कुछ सुना नहीं, किसी को कुछ गिला नहीं,
किसी का कुछ गया नहीं। किसी को कुछ पता नहीं। किसी की कुछ खता नहीं। किसी ने कुछ किया नहीं, तभी तो कुछ हुआ नहीं। पर अब दुनिया बदलेगी। और इसे बदलेंगे हम खुद। अपने हौसले और हिम्मत से, अपनी जिद और जुनून से। हर चीज मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। जब दिल ठान ले और दिमाग मान ले तो किसी भी डर से जीता जा सकता है। जितनी जरूरी है फिजिकल स्ट्रेंथ, उतनी ही जरूरी है मेंटल टफनेस, क्योंकि लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं, हिम्मत से जीती जाती है। हम यहाँ लड़कियों को बचपन से इस प्रकार प्रिपेयर करते हैं कि उनके अंदर डर ही ना पैदा होता है। So we have designed a holistic program for the all-round development of the girl right from the childhood, which empowers them to face any adversity in the future. कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व तभी हो सकती है जब उस पे खुल के बात की जाए। ये किसी एक की नहीं, बल्कि हम सब की लड़ाई है। अगर आप चुपचाप सहते रहे तो गलत करने वाले की हिम्मत और बढ़ेगी। कोई भी चीज बदलनी है तो पहले खुद को बदलना होगा। मेरे वो अंकल सोचने से नहीं, करने से होगा। बैठने से नहीं, लड़ने से होगा। प्लीज टेक दिस मैटर इन योर ओन हैंड्स। हर कली को हक है खिलने का। हर तितली को हक है उड़ने का। अब बहुत सह लिया हमने, ये वक्त है आगे बढ़ने का। Thank you so much, sir. It's been not just enlightening, it's been sensitive. I think on many fronts, all of us have learned, unlearned, and relearned. And I can't thank you enough for just accepting my invite. It was very last minute. Thank you so much, Colonel Mishra, for being there with us. And on behalf of Ed Prime, we would like to present you with a citation in recognition of your exceptional contributions in the field of training and raising awareness about the importance of self-defense for women, for your unwavering commitment to serving the nation and society by helping to evolve mindsets and trigger change. Ed Prime is honored to award you this citation. This is our absolute privilege to have you participate in this digital event, Mission Fight Back, the mission to a safer society for women. Ed Prime wishes you the very best in all your future endeavors, Colonel Mishra. Thank you, audience. You've been interactive and brilliant. Thank you, and see you next week with another guest and an even more Josh-type session. Namaskar. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Ed Prime, for having me over. It's been such a pleasure. Thank you, audience. Lovely speaking to you all. Looking forward to interacting with you more and more. Thank you so much. Thank you, sir.